आप सभी का स्वागत है आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का पार्ट 9 पढ़ेंगे। यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4(2) या इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, CaSO4(½ आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, जो हाथ या टूटा फूटा जो हड्डी होता है जोड़ने के लिए हाथ का प्लास्टर जो किया जाता है ना, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कैसे होता है? जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देख लीजिए, जिप्सम का भी फॉर्मूला लिख दिया गया है CaSO4(2H2O। याद रखेंगे क्योंकि बार बार कभी कभी जो एग्जाम में जो है, इस बार के ही एग्जाम में ले लीजिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था सिर्फ अणु सूत्र से ही पूछा था, यानी इधर नाम दे दिया था, इधर अणु सूत्र दिया था, उसको मिलान करना था। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना भी अणु सूत्र लिखवाया जाए उसको आप याद करते चलिए। चलिए देख लीजिए, जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका दो उपयोग है, मूर्तियों के सांचे बनाने में और दूसरा टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने में। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है जलयोजित लवण। जलयोजित लवण वे लवण जिनमें रावाकरण के जल होते हैं उन्हें जलयोजित लवण कहते हैं। वे लवण जिनमें रावाकरण के जल होते हैं उन्हें जलयोजित लवण कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा लवण है जिसमें जल है, एक ऐसा लवण है जिसमें जल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलयोजित लवण कहेंगे। जैसे तूतिया CuSO4(5H2O। ध्यान रखें, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा 1 नंबर में। तूतिया का अणु सूत्र CuSO4(5H2O होता है और इसका एक और नाम है नीला थोथा, तो इसको याद रखेंगे। अगला हम लोग का हेडिंग है अनाद्र लवण। अनाद्र लवण यानी जिनमें रावाकरण के जल नहीं होते हैं। जिन लवणों में रावाकरण के जल नहीं होते हैं वे अनाद्र लवण कहलाते हैं। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें जल की मात्रा नहीं होती है। अगला हम लोग का हेडिंग है प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण कुछ ऐसा लवण आप देखे होंगे जिसको खुला वायु में छोड़ देने पर वह ऑटोमेटिक पसीजने लगता है, यानी वायु से जल को ऑब्जर्व करता है। देख लीजिए, प्रस्वेद लवण जिन लवणों को वायु में खुला छोड़ने पर ये वायु के जल वाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं तो उन्हें प्रस्वेद लवण कहते हैं। जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है सोडा एस। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा हेडिंग है, इसको कंप्लीट कर याद कर लीजिएगा। सोडा एस, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है या कहते हैं। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। अगला हम लोग का हेडिंग है उत्फुलन। ध्यान दीजिएगा, उत्फुलन सोडियम बाइकार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है ये, धोने का सोडा, धोने के सोडा को हवा में खुला छोड़ने पर रावाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनना उत्फुलन कहलाता है। फिर से सुन ले, धोने का सोडा को हवा में खुला छोड़ने पर रावाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनना उत्फुलन कहलाता है। देख लीजिए, इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, कुछ पदार्थ है और उनका पीएच मान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि खून का पीएच मान क्या होता है। आपको भी पता है कि अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आधा आधा हो गया, यानी 50 हो गया है। 70 नंबर के क्वेश्चन में 35 नंबर सिर्फ 1 नंबर से क्वेश्चन होगा
और एक नंबर कंप्लीट करने के लिए इस तरह की हेडिंग्स जो है आपको कंप्लीट करना जरूरी है। तो कुछ पदार्थ हैं, उनका पीएच मान दिया गया है, उसको देख लीजिए और उसको लिख के याद कर लीजिए। देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। अमाशय रस, अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, 1.0। नींबू रस, नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका, सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर रस, इसका पीएच मान 4.1 होता है। पसीना, इसका पीएच मान 4.5 होता है। ध्यान रखें, पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब पीएच मान 6 होता है। दूध, दूध का भी पीएच मान 6 नहीं होना चाहिए, इसका 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, ध्यान दीजिएगा, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। पीत का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.8 होता है। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। ये तो हुआ पदार्थ का पीएच मान, लेकिन इसको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि खून अम्लीय होता है या क्षारीय। या ऐसे दे दे खून होता है, ऑप्शन दे दे अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ध्यान में रहना चाहिए कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और आपको बताया गया है कि पीएच मान 7 के आगे यानी 7 के ऊपर जितना भी होगा वह क्षारीय होगा, 7 वाला उदासीन होगा और 7 के नीचे अम्लीय होगा। अब कह दे कि दूध अम्लीय होता है या क्षारीय, तो बताइए क्या होगा। दूध का पीएच मान 6.5 है यानी 7 से कम है, तो दूध क्या होगा, अम्लीय होगा। इसी हिसाब से आपको जब पीएच मान ध्यान रहेगा तो पता चल जाए कौन अम्लीय है, कौन उदासीन है, कौन क्षारीय है। जिसका भी पीएच मान 7 से नीचे है यानी 7 से कम है वह सब अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वह सब क्षारीय होगा। और आगे मैं आपको बता दूं, जितना भी आपको हेडिंग पढ़ाया गया है सभी हेडिंग को आप कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारती भवन जो किताब है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर हेडिंग याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर 75% ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें डाउट होगा तो उसको बताया जाएगा, बाकी आप जब हेडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी खुद आप हेडिंग से ही वो क्वेश्चन बना के देता है। चलिए, धन्यवाद।